हेलो बच्चों। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आप पहाड़ों पर घूमने गए हैं। चलो अच्छा, नहीं भी गए तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि पहाड़ों में जब वर्षा होती है तो वहाँ का मौसम कैसा होता है। कभी तेज़ बारिश होती है, कभी मूसलाधार बारिश होती है, कभी जो है काले काले बादल छा जाते हैं और कभी अचानक से कहीं धूप निकल जाती है। तो आज मैं उसी से संबंधित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित पर्वत प्रदेश में पावस कविता जो है आपको समझाने जा रही हूँ। तो कविता की व्याख्या बताने से पहले मैं आपको कविता का सार बताना चाहूँगी। इस कविता में बताया गया है कि पर्वतीय प्रदेश था और वर्षा ऋतु में प्रकृति जो है वो अपना बार बार अपना रूप जो है वो बदल रही थी। पर्वत के नीचे दर्पण जैसा तालाब था और पर्वत के ऊपर जो है वो हज़ारों फूल खिले हुए थे और उन फूल रूपी आँखों से वो नीचे दर्पण में अपना जो है विशाल रूप, विराट रूप जो है वो देख रहा था। पर्वत से गिरने वाले झरने जो हैं वो झरझर बह रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपने स्वर में मानो पर्वतों की गौरव गाथा गा रहे हों। चोटियों पर खड़े पेड़ हमारी महत्वाकांक्षाओं के समान ऊंचे थे। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार इंसान महत्वाकांक्षी होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहता है, उसी तरह पेड़ जो हैं वो भी और ऊंचे उठना चाहते थे, आकाश को छूना चाहते थे। इसलिए चुपचाप चिंतित होकर नीले आकाश को निहार रहे थे। अचानक से ऐसा लगा कि बादल ऊपर उठे और पूरा पहाड़ ही पंख फड़फड़ाकर उड़ चला हो। और अचानक से ऐसे लगने लगा कि चारों तरफ अंधेरा छा गया, झरने दिखने बंद हो गए। सिर्फ उस क्षेत्र में झरनों की सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, अर्थात वहाँ पर बहुत शांति हो गई थी। बादलों के कारण शाल के पेड़ धरती में धंसे हुए से नज़र आ रहे थे। तालाब से उठता हुआ धुआं देखकर ऐसा लग रहा था मानो तालाब जल गया हो। और ऐसा लग रहा था कि जो इंद्र देवता हैं, इंद्र देवता किसको कहा गया है? भगवान इंद्र को, जो बारिश के देवता हैं, घूम घूम कर बादल रूपी विमान में बैठकर अपना इंद्रजाल फैला रहे थे, दिखा रहे थे, अर्थात अपनी जादूगरी दिखा रहे थे। अब मैं आपको व्याख्या बताने लगी हूँ। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र, पल पल हर क्षण परिवर्तित बदला हुआ प्रकृति वेश, प्रकृति का रूप। पर्वतीय प्रदेश था, पहाड़ों का क्षेत्र था, वर्षा ऋतु थी और प्रकृति जो है वो अपना रूप बार बार बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार का अर्थ है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल, अपार अर्थात विशाल, असीम, असंख्य, सहस्र, हजारों, दृग आँखें, सुमन फूल, फाड़ देख कर। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मेखलाकार करघनी क्या होती है। तो करघनी जो है एक गहना है जो औरतें जो हैं साड़ी बांधने के बाद अपनी कमर के ऊपर जो है वो उसको बांधती हैं। तो यहाँ पे जो पहाड़ की ढाल है वो करघनी के आकार की जो है वो बताई गई है कि पहाड़ की ढाल जो थी वो करघनी के आकार की थी और उसके ऊपर हज़ारों फूल लगे हुए थे और उन फूल रूपी आँखों से अवलोक रहा है बार बार निज जल में निज महाकार। अवलोक रहा, देख रहा, निज अपना महाआकार, विशाल आकार। उन फूल रूपी आँखों से अपना आकार जो है वो जल में देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो जिसके चरणों में, तो जिसके यहाँ पे किसको बोला गया है? पहाड़ को, कि पहाड़ के चरणों में तालाब है और जो तालाब है वो दर्पण की तरह स्वच्छ है और
उसमें अपना विशाल रूप जो है वो देख रहा है। तो यहाँ पे जो है तालाब को दर्पण क्यों कहा गया है कि जिस प्रकार हम अपने दर्पण में जो है अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसी प्रकार तालाब में पहाड़ जो है वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है। अब मैं सारा का सारा दोबारा आपको बता रही हूँ। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, कि पर्वतीय प्रदेश था, वर्षा ऋतु थी और प्रकृति जो है वो बार बार अपना रूप बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पर्वत की ढाल जो है वो करघनी के आकार की थी और वह अपनी हजारों फूल रूपी आँखों से अपना आकार जो है अपने चरणों में पड़े दर्पण रूपी तालाब में देख रहा था। नंबर 2, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी का गौरव, गिरी अर्थात पहाड़, गौरव यश महिमा गाना, अच्छाइयाँ बताना, अच्छाइयों का गुणगान करना। झरझर जो है यहाँ पे झरनों की आवाज़ है। मद में नस नस, मद अर्थात मस्ती, उत्तेजित उत्तेजना, उत्साहित करना। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर झरने। यहाँ पे झरनों को बोला गया है कि झरने कैसे हैं, झाग भरे। तो इसमें कवि कह रहा है कि पहाड़ों से जो झरने बह रहे थे, तो कहता है वो इतने सुंदर लगते हैं कि मानो वो मोती की लड़ियाँ हों, और उनकी जो झरझर की ध्वनि से ऐसा लग रहा था कि वो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। इस स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना बढ़ जाती है, अर्थात दर्शक जो हैं वो उत्साहित हो जाते हैं। गिरवर के उर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। गिरवर बोला, यहाँ पर बोला गया है पहाड़ को। तरवर अर्थात पेड़, उर अर्थात हृदय, उच्च आकांक्षाओं का मतलब है महत्वाकांक्षी, ऊंचा उठने की इच्छा। झांक रहे हैं नीरव नभ पर, नीरव अर्थात शांत, नभ आकाश, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष का अर्थ है एक टक देखना, बिना पलक झपकाए। अटल स्थिर, सदा रहने वाला। चिंता पर अर्थात चिंतित। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो वृक्ष हैं वो पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष लगे हुए थे, और वे ऐसा लग रहा था कि वो और ऊंचा उठना चाहते हैं और आसमान को छूना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ों को ऊंचा उठने के लिए किसका उदाहरण दिया गया है, मनुष्य के साथ इसका उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे ही आगे बढ़ना चाहता है, तथा उसी तरह जो पेड़ हैं वे भी आकाश को पाने की कामना रखते हैं, और वे शांत आकाश में झांकते हुए एकदम चुप, एकटक और चिंतित जो है खड़े हैं, मानो वे आकाश का कोई रहस्य सुलझाने में लगे हों, अर्थात आकाश को छूना चाहते हों। ये वाला व्याख्या जो है मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मृद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो इसमें कवि कहता है कि जो पहाड़ों से जो झरने बह रहे थे, झाग भरे झरने बह रहे थे, और कहता बहते हुए ऐसे सुंदर लग रहे थे मानो वो मोती की लड़ियाँ हों, और झरझर की ध्वनि से ऐसा लग रहा था कि मानो वह पर्वतों की महानता का गुणगान
कर रहे हों और इस स्वर को सुनकर जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं उत्साहित हो जाते हैं। गिरवर के उर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे हैं नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो कहता पहाड़ों की छाती पर जो उगने वाले जो ऊंचे वृक्ष हैं वो और ऊंचा उठना चाहते हैं। वो मनुष्य की तरह महत्वाकांक्षी हैं। जिस प्रकार मनुष्य आगे ही आगे बढ़ना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, कहता उसी तरह जो पहाड़ हैं वो भी चुपचाप अटल चिंतित खड़े हैं और आकाश को छूना चाहते हैं, या अर्थात आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हैं। यहाँ पर जो है मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का अर्थ होता है कि जब हम कविताओं में जो फूल पत्ते वगैरह होते हैं उसकी तुलना जो है वो इंसान से करते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, इसको ध्यान से सुनकर इसकी पहले सार लिखना है, उसके बाद इसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या लिखने के लिए आप पहला और अंतिम अक्षर पहले लिखोगे। जैसे पहले वाले में है पावस और अंतिम अक्षर है विशाल। ये लिखने के बाद इसकी व्याख्या लिखोगे। धन्यवाद।